ठीक है, आरंभ करते हैं। कल हमने हिंदी की अलग अलग शैलियों के बारे में चर्चा की थी। प्रहलाद, आवाज सुनाई दे रही ना? हाँ सर। ठीक है। अलग अलग शैलियों के बारे में हमने चर्चा की थी और इस चर्चा करते समय हमने संस्कृतनिष्ठ हिंदी की ओर पहले रुख किया था। संस्कृतनिष्ठ हिंदी के कुछ उदाहरण हमने देखे थे। उसके उपरांत दक्षिणी हिंदी के का इतिहास देखा था, दक्षिणी हिंदी कैसे आई, दक्षिणी हिंदी के कुछ उदाहरण, और उसके उपरांत उर्दू की बात कही थी और उर्दू और दक्षिणी के बीच की रेखता जो काव्य शैली है उस पर चर्चा की थी। और एक बात यह कही थी कि अंग्रेज़ों ने जो फूट डालो और राज करो इस नीति का अनुसरण किया था, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए हिंदी और उर्दू को अलग अलग शैलियों के रूप में, अलग अलग भाषाओं के रूप में, हालांकि वो दोनों एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं, उनको करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज में किस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र का परिणाम ये हुआ कि हिंदू और मुसलमान अभी तक एकत्र नहीं हो पाए। आगे चलकर हम चौथी शैली को देखना चाहेंगे, वो है हिंदुस्तानी शैली। ध्यान रहे, हिंदुस्तानी शब्द भारत के एक नाम हिंदुस्तान में एक प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका अर्थ है हिंदुस्तान की या भारत की, अर्थात भारतीय। जिस प्रकार प्राचीन भारत में भारत की भाषा के लिए हिंदवी, हिंदुई, हिंदी आदि शब्द प्रचलित थे, उसी प्रकार से हिंदुस्तानी शब्द भी भारतीय भाषा के लिए मध्य युग से ही प्रचलित हो चुका था। बाबर के समय यह शब्द प्रयोग में आता रहा। बाबर यानी पहला मुगल बादशाह। आप जानते हैं कि मुगल बादशाहों की बहुत लंबी परंपरा रही है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फर्रुखसियर वगैरह वगैरह। तो इसमें से जो बाबर था, जिसने राम मंदिर का पतन करवाया था, बाबरी मस्जिद निर्माण की थी, उसके समय से ही भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का भी प्रयोग होने लगा था। उसके उपरांत हम देखते हैं कि शाहजहां के समय में दो ग्रंथ लिखे गए थे। एक ग्रंथ का नाम है बादशाहनामा और दूसरे ग्रंथ का नाम है तारीख ए फरिश्ता। मतलब फरिश्ता नाम के एक इतिहासकार ने जो इतिहास लिखा था। तारीख का मतलब फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ इतिहास होता है। मतलब फरिश्ता ने लिखा हुआ इतिहास और बादशाहनामा, इन दो रचनाओं में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग भारतीय भाषा के अर्थों में ही हुआ है। यानी भाषिक अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग भी मध्य युग से प्रचलित था। सन 1715 में फादर जे केटलियर लिखित हिंदी व्याकरण का नाम ही हिंदुस्तानी है। यानी एक अंग्रेज व्यक्ति थे, फादर जे केटलियर। वैसे वो डच थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी है जो हिंदी का व्याकरण है, लेकिन इस पुस्तक में हिंदी शब्द की जगह है हिंदुस्तानी शब्द का ही प्रयोग किया है। सन 1800 में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट ने हिंदी फारसी मिश्रित भाषा रूप को हिंदुस्तानी कहा। सन 1823 में कैप्टन विलियम प्राइस फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। कौन हुए? कैप्टन विलियम प्राइस फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होंने हिंदी और हिंदुस्तानी को क्रमशः साहित्यिक और बोलचाल की भाषा के रूप में देखा था। कुछ समय बाद उर्दू को ही हिंदुस्तानी समझा जाने लगा। अब कुछ लोगों ने उर्दू और हिंदुस्तानी इन दोनों में गफलत की है। उर्दू एक अलग शैली है, हिंदुस्तानी एक अलग शैली है, ध्यान रहे। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदुस्तानी का अभिप्राय हिंदी भाषी क्षेत्र के जनसामान्य की बोलचाल की उस भाषा से लिया गया जो हिंदी उर्दू मिश्रित सरल सहज भाषा थी। अतः हिंदुस्तानी से इस समय तक आते आते या तो सरल हिंदी या सरल उर्दू
या दोनों के मिश्रित रूप का अर्थ लिया जाने लगा हिंदुस्तानी। अब ध्यान रखिए कि उर्दू भी कोई आसान भाषा नहीं है, बड़ी कठिन भाषा है, क्योंकि उसमें अधिकतर अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम सामान्य लोग, अर्थात हिंदुस्तानी वो भाषा है जो अत्यंत सामान्य से सामान्य व्यक्ति के समझ में आ जाए, इतनी कठिन हिंदी भी न हो और इतनी कठिन उर्दू भी न हो, दोनों का मिला जुला रूप, या साधारण हिंदी या साधारण उर्दू, या साधारण हिंदी और साधारण उर्दू का मिश्रित स्वरूप, जो सर्वसामान्य लोगों के समझ में आसानी से आ जाए, आम फहम बोलचाल की भाषा हो। फूट डालो और राज करो, इस विदेशी नीति के कारण स्वातंत्र्य पूर्व भारत में देखा जाए तो उर्दू और हिंदी, इन दोनों में झगड़ा अंग्रेजों ने लगाया हुआ है। यानी हिंदी उर्दू का जो विवाद है उसको उत्पन्न किया गया जानबूझ करके अंग्रेजों के द्वारा। तब राष्ट्र के उस समय जितने भी लोग थे उन्होंने हिंदी और उर्दू को एकत्र लाने का प्रयास किया, बड़े बड़े जो नेता थे, और उन्होंने क्या किया, हिंदी और उर्दू के मिश्रित रूप को हिंदुस्तानी के रूप में स्वीकार किया। अब ये जो मिली जुली भाषा थी, मतलब साधारण हिंदी थी, साधारण उर्दू थी, इन दोनों से मिलकर के जो हिंदुस्तानी बनी थी, जो शैली बन चुकी थी हिंदी की, उसको प्रोत्साहन देने वालों में सबसे बड़ा नाम आता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम अग्रगण्य है, और महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के तत्कालीन अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने एक प्रस्ताव रखा था। वो प्रस्ताव यह है कि भविष्य में कांग्रेस की कार्यवाही हिंदुस्तानी में हो। मतलब कांग्रेस के अधिवेशनों में जो लिखा पढ़ी का काम होता है, जिसे हम कहते हैं कि एक प्रकार से कि प्रतिवेदन लिखने होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग की बात होती है, भाषणों की बात होती है, भाषणों के लेखन की बात होती है, तो उसमें हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग या हिंदी की ऐसी शैली का प्रयोग हो जिसको हिंदुस्तानी कहा जाता हो। पूरे भारत में हिंदुस्तानी के प्रति दिखाए गए इस भाव को तथा बल और समर्थन मिला, बहुत बड़ा बल मिला इन लोगों के कारण। यानी महात्मा गांधी जी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जो हिंदुस्तानी में अपने भाषण कहे, लिखे, प्रस्ताव रखे उसमें कांग्रेस के अधिवेशन के, तो उसको सभी लोगों ने मान लिया और संपूर्ण भारतवर्ष में एक प्रकार से हिंदुस्तानी की लहर आ गई। स्वाधीनता संग्राम के काल में हिंदुस्तानी को अत्यंत लोकप्रियता मिली, क्योंकि ध्यान रखिए कि हिंदी भाषा तो लोकप्रिय है, परंतु जब हिंदी की लोकप्रियता जैसे आजकल फिल्मों के माध्यम से है, वैसे ही स्वाधीनता आंदोलन में भी हिंदुस्तानी की लोकप्रियता हमें देखने को मिलती थी। गांधी जी इसी जबान में, इसी भाषा में, इसी शैली में संपूर्ण भारत की जनता को संबोधित करते थे। अर्थात उनके जो अंग्रेजी नेताओं के साथ बोलचाल उनकी है, या बड़े बड़े नेताओं के साथ, या कहीं कहीं साक्षात्कार जो उन्होंने दिए उसमें अंग्रेजी का उन्होंने प्रयोग जरूर किया है, लेकिन उन्होंने जब सामान्य लोगों के सामने भाषण देने की जब उनको नौबत आई, जब उन्हें वैसे प्रसंग आए, तो उन्होंने अंग्रेजी का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, गुजराती का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, अपितु उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का ही इस्तेमाल किया। वे अपने जो सारे पत्र लेखन का कार्य है वो भी हिंदुस्तानी में ही करते थे। इतना ही नहीं, आगे चल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, स्थापना रास बिहारी बोस ने की, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, और जब वह बर्मा जीत करके भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह जीत करके जब नागालैंड के पास आए, तब उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन किया, और उनके सारे कामकाज हिंदुस्तानी में ही चलते थे। उनका प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा हिंदुस्तानी भाषा का ही है, या फिर चलो दिल्ली जैसा नारा जो उन्होंने दिया वो हिंदुस्तानी भाषा में ही है। और उनका जो कौमी तराना था, गीत था,
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे मिटाए जा, ये भी हिंदुस्तानी भाषा का ही है। उन्होंने जो जापान के रेडियो स्टेशन पर से भारतीय लोगों को संबोधित किया था, वह भी हिंदुस्तानी भाषा में ही था। और इसी कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तानी को भारत की सार्वभौमिक और सार्वदेशिक भाषा कहा था। इस समय हिंदुस्तानी पूर्व से पश्चिम तक एवं उत्तर से दक्षिण तक संपर्क अथवा व्यवहार की भाषा में प्रचलित थी। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदुस्तानी संपर्क की भाषा थी, लोक व्यवहार की भाषा थी। वस्तुतः हिंदुस्तानी हिंदी भाषा की एक शैली मात्र है। क्या है? हिंदी भाषा की एक शैली मात्र है, जिसमें न तो फारसी लिपि को स्वीकार करने का आग्रह है और न ही अरबी फारसी शब्द तुर्की शब्दों को बलात् घुसाने की प्रतियोगिता। ध्यान रहे, जब दखिनी का अंतिम कवि वली औरंगाबादी दिल्ली दरबार में गया, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में गया, तब उसने पहली बार उर्दू का स्वीकार किया और उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। इसलिए उसे उर्दू भाषा का बाबा आदम भी कहा जाता है। लेकिन यही उर्दू भाषा, जिसमें फारसी, तुर्की, अरबी शब्दों की बहुतायत थी, उसको जब हिंदुस्तानी का रूप मिला तो वह देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। ध्यान रहे, और उसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का बलात् प्रयोग नहीं होता था। मतलब ऐसी उर्दू जो देवनागरी लिपि में लिखी जाए वो हिंदुस्तानी। वह सिर्फ इस्लामी सभ्यता को निरूपित या विश्लेषित करने का माध्यम भी नहीं रही, वो आम आदमी की हो गई, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस्लामी संस्कृति को प्रकट करने वाली ये हिंदुस्तानी भाषा नहीं है, अपितु हिंदुस्तान के आम आदमी, सामान्य आदमी के हृदय के भावों को प्रकट करने वाली भाषा है, शैली है। अब देखिए क्या करना है उसे, केवल उसमें संस्कृत के तत्सम शब्द नहीं आएंगे, मतलब संस्कृत के जो कठिन कठिन शब्द हैं वो भी न आए। उसमें अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू के प्रचलित शब्द आ जाएं, लेकिन कठिन शब्द ज़्यादा न हो। और मतलब संस्कृत के कठिन शब्द न हो, अरबी, फारसी, उर्दू के कठिन शब्द न हो, संस्कृत के आम फहम शब्द जिसमें हो, इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू के आम फहम शब्द हो, जो सामान्य लोगों के लिए सहजता से समझ में आ जाए, उसको हिंदुस्तानी भाषा कहा गया, हिंदुस्तानी शैली कही गई। महत्वपूर्ण बात यह देखिए कि जैसे संस्कृत में मार्तंड यह शब्द सूर्य के लिए प्रयुक्त है, लेकिन हम आम हम सूर्य या सूरज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर वही अरबी फारस में देखा जाए तो उसे सूर्य को अनवर कहा जाता है या फिर आफताब कहा जाता है, चंद्र को मेहताब कहा जाता है। तो उसका रूप जो है चांद या सूरज, हमारे सामान्य लोग प्रयुक्त करते हैं, सूर्य नहीं करते, चंद्र नहीं करते, सूरज और चांद करते हैं, आफताब मेहताब नहीं करते, सूरज और चांद करते हैं। तो ये जो सामान्य लोगों की जो अपनी शब्दावली बन चुकी थी, उसे कहेंगे तद्भव शब्दावली, तत्सम शब्दावली की जगह तद्भव शब्दावली जो रह चुकी थी, जिसके माध्यम से सामान्य लोग अपने विचारों का अभिव्यक्त करते थे, उसको हिंदुस्तानी शैली कहा जाता है, हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। अब देखिए हिंदी की जो प्रारंभिक रचनाएं थी, उदाहरण के रूप में रानी केतकी की कहानी, जो हिंदी की पहली कहानी है गद्यात्मक, जिसका लेखन इंशाल्लाह माशाल्लाह खान ने किया था। रानी केतकी की कहानी का लेखन इंशाल्लाह माशाल्लाह खान ने किया था। नासिक के तो पख्यान की रचना सदल मिश्र ने की थी। राजा भोज का सपना की रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की थी। तो इन सभी में, चाहे वो रानी केतकी की कहानी हो, चाहे नासिक के तो पख्यान हो, चाहे राजा भोज का सपना हो, ये जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उनको अगर देखें तो इसमें भाषा का प्रयोग है, भाषा शब्द का, जो हमने पहले कहा था। इसके बाद हिंदुस्तानी को साहित्य का माध्यम बनाने वाले रचनाकारों में सबसे ज्यादा बड़ा नाम आता है प्रेमचंद का। उसके बाद प्रेमचंद के बाद सुदर्शन, सुदर्शन के बाद यशपाल, यशपाल के बाद हरिकृष्ण प्रेमी, ये महत्वपूर्ण लेखक आते हैं, जिनमें से प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां गत वर्ष आप पढ़ चुके हैं।
प्रेमचंद की एक कहानी ऐच्छिक रूप में हमने पढ़ी है, वह नैराश्य नाम की कहानी है। द्वितीय भाषा के रूप में स्त्री और पुरुष कहानी पढ़ी हुई है। उनके गबन, गोदान, मंगलसूत्र, उसके उपरांत अनेक उपन्यास प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे, फिर बाद में उन्होंने हिंदुस्तानी में लिखना शुरू कर दिया। सुदर्शन की एक कहानी द्वितीय भाषा में हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम आदर्श बदला, कुछ ऐसा था। यशपाल जी का उपन्यास गत वर्ष हमने अमिता के रूप में पढ़ा हुआ है, और हरिकृष्ण प्रेमी भी शिवा साधना जैसे नाटक लिख चुके हैं। तो बहुत सारे लेखकों ने उर्दू से हट करके हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। तो हम आपके सामने हिंदुस्तानी का एक परिच्छेद आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो प्रेमचंद के गबन नामक उपन्यास से लिया गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रेमचंद के गबन नामक उपन्यास से जो परिच्छेद लिया गया है, उस परिच्छेद को मैं आपके सामने पढ़कर दिखाऊंगा कि ये इसका हिंदुस्तानी का उदाहरण कैसे है। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन देश वालों के लिए सिर, नाक, कान छिदना कुछ अचंभे की बात नहीं होगी। बुरा भारत है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों के पेट काटकर गहनों की भेंट किया जाता है, अलंकारों की भेंट किया जाता है। बच्चों को दूध न मिले न सही, घी की गंध तक उनके नाक न पहुंचे न सही, मेवों और फलों के दर्शन न हो कहीं परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर बनाएंगे, जरूर पहनेंगे, और स्वामी जी मतलब पति गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए वाले क्लर्कों को देखता हूँ, जो सड़ी कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे जलपान या नाश्ता तक मयस्सर नहीं होता, उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रभा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ यह गुलामी पराधीनता से बढ़कर है। अब देखिए, महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के उपरांत प्रेमचंद ने उर्दू भाषा को छोड़कर के हिंदुस्तानी में लिखना शुरू किया, और वे स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान रखिए कि गबन जैसा उपन्यास लिखा, जो देशभक्ति पूर्ण उपन्यास है, जिसमें जिसका नायक क्यों न कहेंगे कि एक केंद्रस्थ पात्र ऐसी गवाही देता है जिसके कारण क्रांतिकारी को सजा हो जाती है, और उस क्रांतिकारी के परिवार की मदद नायक की पत्नी करती है, जिसने गलत गवाही दी थी। वह उस क्रांतिकारी के परिवार की मदद करती है। मैं फिर से इस परिच्छेद को पढ़ूंगा ताकि आपको हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप समझ में आ जाए। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन देश वालों के लिए सिर, नाक, कान छिदना कुछ अचंभे की बात होगी। बुरा भारत है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों के पेट काटकर गहनों की भेंट किया जाता है। बच्चों को दूध न मिले न सही, घी की गंध तक उनके कान न पहुंचे न सही, मेवों और फलों के दर्शन तक न हो कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगे, और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए वाले क्लर्कों को देखता हूँ, जो सड़ी कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे जलपान या नाश्ता तक मयस्सर नहीं होता, उन पर भी गहनों की सनक है। मैं तो कहता हूँ यह गुलामी पराधीनता से बढ़कर है। सन 1935 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा तथा देश के विभिन्न समुदायों को जोड़ने वाली एकता की भाषा कहा था। उनके अनुसार हमारी सामान्य भाषा का नाम
हिंदुस्तानी होना चाहिए, ऐसी सामान्य भाषा, ऐसी हिंदुस्तानी जिसमें लोक प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया जाएगा। मतलब 1935 में गांधी जी ने जो नागपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता से हिंदुस्तानी की वकालत की थी। सन 1938 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में एक हिंदुस्तानी समिति बनाई गई, जिसमें डॉक्टर सैयद महमूद, डॉक्टर ताराचंद, पंडित सुंदरलाल, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सैयद सुलेमान नकवी जैसे नेताओं ने हिंदुस्तानी के प्रचार प्रसार तथा विकास में अपना अपना सराहनीय योगदान दिया। यानी 1938 में राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक हिंदुस्तानी समिति बनाई गई, जिनकी में अनेक नेताओं ने शिरकत की और हिंदुस्तानी के प्रचार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बाद में हिंदी उर्दू के विवाद ने इसके विकास को रोक लिया और यह भी अनुभव किया जाने लगा कि इस प्रचलित भाषा में ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं किया जा सकता। सच्चाई यह है, जो आम फहम बात है। देखिए, ज्ञान विज्ञान में तो आपको संस्कृत के शब्द लेने ही पड़ेंगे। अब संस्कृत के तत्सम शब्द और हिंदुस्तानी के लोग नहीं जानते, इसलिए हिंदुस्तानी पीछे रह गई और ज्ञान विज्ञान विधि मीडिया के क्षेत्र में हिंदी आगे बढ़ने लग गई। साहित्यिक और सृजनात्मक भाषा के रूप में भी यह शैली सफल नहीं हो पाई, क्योंकि संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं के आश्रय लिए बिना इसका शब्द भंडार अत्यंत सीमित रह जाता है। उसका अपना कोई शब्द भंडार ही नहीं है, बहुत कम है। 1947-48 में जब भारत का संविधान बना, तो हिंदी को राजभाषा तथा देवनागरी को राजलिपि के रूप में स्वीकार किया। फिर भी हिंदुस्तानी आज भी बोलचाल की एवं आपसी व्यवहार की तथा संपर्क भाषा के रूप में विद्यमान है और इसे हिंदी की एक शैली के रूप में देखा जाता है। सिनेमा तथा सिनेमा के गीत आदि में इस शैली का बहुत प्रयोग किया जाता है, परंतु इसका शास्त्रीय स्वरूप या व्याकरण आज तक निर्धारित नहीं हो पाया है, इसलिए यह शैली पीछे रह गई। आमतौर पर फिल्मों में, जो खास करके दिलीप कुमार, मनोज कुमार, जो पुराने ज़माने के हीरो थे, उनके फिल्मों में या गुरदत्त के फिल्मों में आते, तो ये हिंदुस्तानी प्रयुक्त होती थी। आज भी हो रही है थोड़े बहुत प्रमाण में, लेकिन इसका विकास इसलिए नहीं हो पाया कि इसकी अपनी कोई शब्दावली नहीं है और उसे बार बार संस्कृत या उर्दू, तुर्की, फारसी, अरबी की ओर नए नए शब्द ग्रहण करने पड़ते हैं। अब देखिए कि अगर इन बातों को आप समझने का प्रयास करें, तो आपके सामने बहुत सी शैलियाँ और भी आ सकती हैं। जैसे हैदराबादी हिंदी है, जैसे बम्बईया हिंदी है, जैसे कलकतिया हिंदी है, जैसे मद्रासी हिंदी है। तो ये महानगरों में जहाँ अनेक अलग अलग प्रकार के अनेक लोग एकत्र रहते हैं, जैसे मुंबई में तो यूपी, बिहार, कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कहीं के भी लोग आकर के रहते हैं। वैसे ही कलकत्ता की भी स्थिति है, वही दिल्ली की स्थिति है, वही मद्रास की स्थिति है। अब दिल्ली चूंकि एक हिंदी भाषी राज्य है, इसलिए उसमें कोई उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में अपनी उनकी पहली भाषा है और अन्य भाषाएं वहाँ बोलने वाले लोग आ रहे हैं। तो इन सारे लोगों ने मिलकर के वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज निर्माण की है, एक स्थानीय भाषा निर्माण की है, जिसको बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, मद्रासी हिंदी कहा जाता है। यानी देखिए कि अगर देखा जाए तो हिंदी के शैलियों में संस्कृत निष्ठ हिंदी, उसके उपरांत दक्षिणी, उसके उपरांत उर्दू, उसके उपरांत हिंदुस्तानी, उसके उपरांत कलकतिया, बम्बईया, मद्रासी इत्यादि हिंदी के अलग अलग शैलियाँ बन जाती हैं। और इन शैलियों के साथ ही साथ हिंदी के और भी कुछ रूप हमारे सामने आते हैं, जैसे सर्जनात्मक भाषा, मतलब साहित्यिक भाषा। दूसरी संचार भाषा, मतलब माध्यमों की भाषा, माध्यम भाषा। तीसरी राजभाषा, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। और अगली भाषा आती है माध्यम भाषा, मतलब रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट इत्यादि माध्यमों की भाषा।
पत्रकारिता की भाषा, और अंतिम है मातृभाषा। अगर हम मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा के रूप में भी हिंदी उत्तर भारत के करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा भले मराठी है, हमने द्वितीय भाषा के रूप में हमने हिंदी को ग्रहण किया हुआ है, परंतु उत्तर भारत के लोगों की अपनी मातृभाषा हिंदी ही है। तो मातृभाषा के रूप में भी सामाजिक संपत्ति के रूप में जो भाषा समुदाय के प्रत्येक सदस्य को स्वतः प्रमाण होती है, वो मातृभाषा कही जाती है। यह स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक होती है। मतलब इसे सायास सीखना नहीं पड़ता। आपकी माता, आपका परिवार जिस प्रकार के शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे हम उसी प्रकार के शब्दों, उसी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रकार से मातृभाषा एक है। माध्यम भाषा को अगर देखा जाए तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और मानविकी के क्षेत्र में वाणिज्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन के लिए माध्यम भाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग होता है। राजभाषा यानी स्वाधीन भारत के उपरांत हिंदी हमारी राजभाषा बन गई, हमारी राजलिपि देवनागरी बन गई। तो सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं, और हिंदी राजभाषा के रूप में आज प्रचलित है। साथ ही साथ केवल सरकारी कार्यालय नहीं, अपितु विधायिका जो है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो लोकशाही के तीन स्तंभ हैं, इन तीनों स्तंभों में भी एक प्रकार से देखते हैं हम कि हिंदी का एक छत्र साम्राज्य अब बन रहा है। यानी संसद में हिंदी चलती है, विधानसभा में हिंदी चलती है, विधान परिषद में हिंदी चलती है, राज्यसभा में हिंदी चलती है, लोकसभा में हिंदी चलती है, उनके अधीनस्थ सारे कार्यालयों में हिंदी चलती है राजभाषा के रूप में। उसके उपरांत कार्यपालिका जितनी हमारी कार्यालय है उनमें भी चलती है, और न्यायपालिका में भी हिंदी चलती है। मतलब न्यायालयों में भी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक, या फिर सेशन कोर्ट हो नीचे के, उन सब में भी हिंदी ही प्रायः चलती रहती है। संचार माध्यमों की जो भाषा के रूप में प्रचलित है उसे संचार भाषा कहा जाता है। और हिंदी पत्रकारिता की भाषा है, मतलब प्रिंटेड मीडिया की भाषा है, हिंदी रेडियो की भाषा है, हिंदी टेलीविज़न की भाषा है, हिंदी इंटरनेट की भाषा है, हिंदी व्हाट्सएप की भाषा है, हिंदी फेसबुक की भाषा है, हिंदी अलग अलग पद्धति के जितने भी नए से नए ऐसे प्रयोग आ रहे हैं भाषा के क्षेत्र में, उन सब की महत्वपूर्ण भाषा के रूप में हिंदी को हम जान सकते हैं। इतना ही नहीं, सृजनात्मक भाषा का अर्थ होता है साहित्यिक भाषा। अगर कोई कविता लिखना चाहता है तो हिंदी में लिख सकता है, उपन्यास लिखना चाहता है तो हिंदी में लिख सकता है, कहानी लिखना चाहता है हिंदी में लिख सकता है, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण वगैरह जितनी भी विधाएं हैं वो सारी की सारी हिंदी में लिखा सकते हैं। मतलब देखिए कि हिंदी की जो शैलियाँ हैं, जिसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी उर्दू, हिंदुस्तानी के उपरांत साहित्यिक भाषा या सृजनात्मक भाषा हिंदी, संचार भाषा या संचार माध्यमों की भाषा हिंदी, राजभाषा या सरकारी कार्यालयों की भाषा हिंदी, माध्यम भाषा यानी जो अलग अलग माध्यम है, इन सभी माध्यमों से चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, इन सब की भाषा भी हिंदी ही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देख सकते हैं, आपको बता सकते हैं। और सृजनात्मक भाषा को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में जो साहित्य लिखा जा रहा है, सृजनात्मक साहित्य लिखा जा रहा है, वो बहुत उच्च कोटि का है, जिसमें सभी विधाओं में सभी प्रकार की विचारधाराएं, सभी प्रकार के मूल इंस्टिंक्ट जिसे कहा जाता है, मूल भावनाएं, सबकी आप प्रकट कर सकते हैं हिंदुस्तानी के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से। तो समय समाप्त हो रहा है। आज के दिन इतना काफ़ी है। चलते चलते इतना बताता हूँ कि आज हमारा एक टॉपिक समाप्त हो गया, जिस टॉपिक का नाम था हिंदी भाषा, नामकरण, विभिन्न अर्थ और हिंदी की विभिन्न शैलियाँ, संस्कृत निष्ठ हिंदी,
दक्षिणी हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, उसके उपरांत सृजनात्मक भाषा, संचार भाषा, राजभाषा, माध्यम भाषा और मातृभाषा। इन 5 रूपों में आज हमने हिंदी को देखा है। आज के दिन यहाँ रुक जाते हैं। अगली तासिका में हम अवश्य इसी समय मिलेंगे। धन्यवाद।